हेलो दोस्तों, तो इस वाली इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफेंग बटरफ्लाई क्लैन के फॉरबिडन ग्राउंड में आ चुका था, जहाँ पर आते साथ ही उसे एक मिस्टीरियस स्टोन दिखाई देता है, जिस स्टोन की वजह से मंकी किंग का हेयर यहाँ पर रिएक्ट करने लगा। तो ये देखने के बाद लिनफेंग लिटिल बटरफ्लाई के ग्रैंडपा से पूछने लगा कि आखिर ये कौन सा स्टोन है। लिनफेंग के इसी सवाल के साथ हमारा लास्ट एपिसोड वहीं पर एंड हो चुका था। अब इस एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लिटिल बटरफ्लाई के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो इस स्टोन के बारे में लिनफेंग को बताते हुए कह रहे थे इस स्टोन को हमारी एंशिएंट एंसेस्टर ने यहाँ पर लाया था। जब इसे यहाँ पर लाया गया था तब ये एक नॉर्मल स्टोन की तरह ही था, लेकिन हम लोगों ने इसे तराश कर एक अलग शेप दे दिया ताकि ये नॉर्मल स्टोन से अलग लगे। तो लिनफेंग कहने लगा था इस स्टोन के अंदर इमॉर्टल ऑरा मौजूद है, जो कि मेरे कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ। लिनफेंग की बात सुनकर ग्रैंडपा यहाँ पर सोच में पड़ गए, क्योंकि भले ये स्टोन उनके लिए कोई भी काम का नहीं, मगर इसे लाया तो उनकी एंसेस्टर ने था, इसलिए वो यहाँ पर इस स्टोन को लिनफेंग को देने से हिचकिचा रहे थे। जो देखकर लिटिल बटरफ्लाई अपने ग्रैंडपा से जिद करते हुए कहने लगी थी, ग्रैंडपा वैसे भी ये स्टोन हमारे किसी भी काम का नहीं, तो क्या आप इसे ब्रदर लिनफेंग को नहीं दे सकते। ब्रदर लिनफेंग ने तो मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। लिटिल बटरफ्लाई की बात सुनकर उसके ग्रैंडपा उससे कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, ये स्टोन हमारे लिए उतना खास नहीं, तो इस वजह से लिनफेंग इस स्टोन को ले सकता है। जो सुनते साथ ही लिनफेंग इस जगह पर बुल डीमन क्लैन के हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग लेवल के ट्रेजर को निकालकर लिटिल बटरफ्लाई के ग्रैंडपा को इस स्टोन के बदले दे देता है। जो देखकर तो लिटिल बटरफ्लाई के ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि यह वेपन बहुत ही ज्यादा रेयर है। पूरे ब्लैक सी में कुछ ही लोगों के पास ऐसा वेपन होगा। हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग लेवल का वेपन किसी कीमती खजाने से कम नहीं। अगर लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वो इसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर बैठेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो इस वेपन को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थे। मगर लिनफेंग उनसे कहता है कि मैं आपको फ्री में यह हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग लेवल का वेपन नहीं दे रहा, इसके बदले मैं आपसे ये स्टोन ले रहा हूँ, जो कि मेरे कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू में काम आने वाला है। तो इस वजह से आपको शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं, आप बिला झिझक इसे रख सकते हो। तभी शाओटियन कहने लगा, सीनियर आपको ये रख लेना चाहिए, वैसे भी मेरे मास्टर के पास इस तरह के वेपन्स बहुत सारे हैं, जिनमें से अगर एक आध कम भी हो गया तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब देखकर लिटिल बटरफ्लाई कहने लगी, देखा ग्रैंडफादर, मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रदर गुफेंग बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। वो एक नेक और रहमदिल कल्टीवेटर है जो कि हर किसी की मदद करते हैं। जो सब सुनने के बाद अब लिटिल बटरफ्लाई के ग्रैंडफादर इस वेपन को रखने के लिए तैयार हो गए। वो इसे अपने पास रखते हुए लिनफेंग का शुक्रिया अदा करने लगे। तो अब लिनफेंग कहता है, मुझे इस जगह पर इस स्टोन को समझना है, तो क्या मैं यहाँ पर कुछ देर और रुक सकता हूँ। जिसपे लिटिल बटरफ्लाई के ग्रैंडपा कहते हैं, जब तक आप चाहो यहाँ पर तब तक रुक सकते हो। तभी लिटिल बटरफ्लाई लिनफेंग के पास आते हुए उससे कहने लगती है कि वो उसका बाहर इंतजार करेगी, इसलिए जल्दी आना। यह सुनकर लिनफेंग भी उसे प्यार से हाँ कहता है। जिसके बाद ये दादा पोती यहाँ से जाते हुए लिनफेंग को बाय कर रहे थे। इन दोनों के यहाँ से जाते ही शाओटियन एक्साइटेड होते हुए कहता है, लगता है आज हमें यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉटरी लगने वाला है। तो लिनफेंग कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं, ये कोई रेयर ट्रेजर नहीं, ये बस एक मामूली सा स्टोन है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस कर रहा था, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने इस स्टोन को लिया। जो कहते साथ ही लिनफेंग इस स्टोन को अपने जेड बटरफ्लाई के अंदर समन कर लेता है, जहाँ पर दोबारा से मंकी किंग का हेयर रिएक्ट करने लगा। साथ ही साथ ये स्टोन भी अब की बार यहाँ पर हिलने लगा। ये देखकर लिनफेंग की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे जानना था कि आखिर इस स्टोन में ऐसा है क्या जिस वजह से मंकी किंग का हेयर रिएक्ट कर रहा है। तभी मंकी किंग का हेयर इस स्टोन के अंदर चला गया, जिस वजह से इस स्टोन के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो पूरे जेड बटरफ्लाई को शेक कर रहा था। साथ ही साथ स्टोन का ऊपरी परत भी धीरे धीरे हट रहा था, जिस वजह से शाओटियन कहने लगा, मास्टर आखिरकार यहाँ पे ये हो क्या रहा है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम इस जगह पर एक बहुत ही बड़े जाइंट मंकी को देखते हैं, जिसको देखने के बाद थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, अरे यार इसके अंदर से मुझे फेमिलियर ऑरा क्यों महसूस हो रहा है। उनका भी ये कहना ही था कि तभी हम इस जाइंट मंकी को देखते हैं, जो कह रहा था फाइनली हजारों सालों बाद जाकर आज में अवेकन हो ही गया। ये बोलते साथ ही जाइंट मंकी अपने रियल फॉर्म में आ गया, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। अब वो अपने सामने थंडर ड्रैगन को देखने के बाद सोच में पड़ गया। वो थोड़ा सोचने के बाद थंडर ड्रैगन से कहने लगता है, अरे यार तुम तो वही थंडर ड्रैगन हो ना जो कि ड्रैगन वर्ल्ड से बिलोंग करता है। कितनी अजीब बात है, एक महान थंडर ड्रैगन होने के बावजूद भी तुम्हारी कल्टीवेशन अभी के लिए बस इमॉर्टल किंग के लेट स्टेज पर ही है। सच कहो तो तुम ड्रैगन्स के नाम पर धब्बा हो। तो थंडर ड्रैगन गुस्सा होते हुए कहने लगे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। जरा अपनी आंखें खोलो और मुझे गौर से देखो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं एक रिमेनेंट सोल हूँ। अगर मुझे अपनी ट्रू फॉर्म मिल गई तो मैं वापस से अपने पीक पर पहुंच जाऊंगा। जो सुनके ये लिटिल मंकी कहने लगा, अरे यार सीनियर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ आखिर आपकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा लो कैसे हो गई। तो थंडर ड्रैगन उसे मारते हुए कहते हैं, बेवकूफ अभी तो मैंने तुमसे कहा कि मैं एक रिमेनेंट हूँ, मेरे पास मेरी खुद की फिजिकल बॉडी नहीं। थंडर ड्रैगन को इस तरह से गुस्सा करता देख ये मंकी यहाँ पे खुश हो रहा था, और वहीं पर हम लिनफेंग को देखते हैं, जो इस मंकी के नटखट बिहेवियर को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी थंडर ड्रैगन इससे पूछने लगे, चलो बताओ कि आखिर तुम्हारी यह हालत किसने की। तो ये मंकी थंडर ड्रैगन को बताने लगा कि उसकी यह हालत डार्क इविल गॉड और 9 नेदर एंसेस्टर ने की है। जब वो अकेले उन दोनों से फाइट कर रहा था तब उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, मगर मैंने खुद को बचाने के लिए ग्रैंडपा के इनट स्टोन को यूज किया, जिस वजह से मेरी सोल इसके अंदर समा गई। तो थंडर ड्रैगन कहने लगे थे, अच्छा तो ये स्टोन प्रीमोडियल इनट स्टोन है जिसने तुम्हारी सोल को महफूज रखा। तो वो कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही जा रहे हो। थंडर ड्रैगन से बात पूरी कर लेने के बाद वो लिनफेंग से कहने लगा, छोटे बच्चे बताओ अब तुम कौन हो। छोटा बच्चा सुन के शाओटियन इस मंकी से कहने लगा, बच्चे तुम होंगे, कभी तुमने अपनी हाइट
हाइट देखी है, जरा अपनी हाइट देखो, तुम तो मेरे हाथ के बराबर भी नहीं, मगर फिर भी तुम मेरे मास्टर को बच्चा बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे मास्टर को बच्चा बोलने की? तुम होते कौन हो मेरे मास्टर को छोटा बच्चा बोलने वाले? अब इससे पहले कि शाओटियन यहाँ पर और भी कुछ बोलता, लिनफेंग उसे मारते हुए खामोश करा देता है, क्योंकि लिनफेंग बहुत ही अच्छी तरह से समझता था कि ये बंदर दिखने में बस छोटा है, मगर जो उसकी एज है वो हजारों सालों की है, क्योंकि ये बंदर एंशिएंट टाइम का एक इमॉर्टल एम्परर है। तभी लिनफेंग इस बंदर से माफी मांगते हुए कहता है, सीनियर शाओटियन को माफ कर दीजिए, वो नासमझ है, इस वजह से वो आपसे इस तरह से बात कर रहा है। तो ये मंकी कहता है, हाँ ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि वो नासमझ है। चलो ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास ये मंकी हेयर किधर से आया? तो लिनफेंग उसे जवाब देता है, ये हेयर मुझे मंकी किंग ने दिया था। जो सुन के ये बंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो फौरन से लिनफेंग के सामने आते हुए कहता है, क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर से मिल चुके हो? जिस पे लिनफेंग कहता है, हाँ मैं मिल चुका हूँ इमॉर्टल वर्ल्ड में। ये सुन के ये बंदर कहता है, अच्छा ऐसा है तो फिर चलो बताओ कि उनकी कल्टीवेशन कितनी रिकवर हुई? तो लिनफेंग कहता है, उन्होंने इमॉर्टल एम्परर लेवल के कल्टीवेशन को वापस से गेन कर लिया है। ये सुन के ये बंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा, अगर सच में ग्रैंडपा ने इमॉर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया है तो फिर मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकअप सपोर्ट है। उसी वक्त लिनफेंग इस बंदर से सवाल करते हुए पूछने लगा था, सीनियर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो ये बंदर कहता है, क्यों नहीं, रुको मैं अभी तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर इतराते हुए लिनफेंग को अपना नाम बताता है। वो कहता है, मैं प्रीमोडियल ग्रेट वर्ल्ड का इमॉर्टल एम्परर सन शाओफेंग हूँ। ये सुन के लिनफेंग कहने लगा, अच्छा तो आप इमॉर्टल एम्परर सन शाओफेंग हो? जो सुन के ये बंदर लिनफेंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या तुम मुझे जानते हो? जो कहकर वो लिनफेंग को बड़ी ही उम्मीद से देख रहा था। उसे लग रहा था कि लिनफेंग उसे जानता है, मगर तभी लिनफेंग उसका पचका करते हुए कहता है, नहीं मैं आपको नहीं जानता। जो सुनते साथ ही इस बंदर के उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो यहाँ पे ऐसे ही गिरा जैसे उसे पैनिक अटैक आ गया हो। अब वो खुद को संभालते हुए लिनफेंग से कहने लगा, अरे यार जब तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ तो फिर तुम इतना सोच क्यों रहे थे? सीधा कह देते ना मुझे नहीं पता। चलो छोड़ो इन सब चीजों को, मुझे ये बताओ कि बाहर की सिचुएशन क्या है? तो लिनफेंग कहता है, बाहर की सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है। मेरे फादर हेवनली एम्परर से फाइट कर रहे हैं, मगर अब तक उनके सिचुएशन की कोई भी न्यूज नहीं आई और मैं अभी के लिए ब्लैक सी में अपने दुश्मन से बदला लेने आया हूँ। नाइन नेदर पैलेस वालों ने मेरे लोगों पर हमला करने की कोशिश की, इस वजह से उनसे बदला लेना तो जरूरी है। तो ये बंदर कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने दुश्मन से बदला लेने आए हो? वैसे क्या तुम सच में नेदर पैलेस जाकर उनसे बदला लोगे? जिस पे लिनफेंग हाँ कहता है। तो ये बंदर कहने लगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, मुझे भी उन लोगों से अपना पुराना हिसाब बराबर करना है। ये कहते कहते इस बंदर के छोटे से दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, इसलिए वो लिनफेंग से कहने लगा, क्यों ना हम दोनों आपस में डील कर ले, वैसे भी हम दोनों की मंजिल तो एक ही है। इस बंदर की बात लिनफेंग को समझ नहीं आती, इस वजह से लिनफेंग इससे पूछने लगा, किस तरह का डील? तो ये बंदर कहता है, तुम्हें मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बाकी के रिमेनिंग सोल्स को ढूंढने में मेरी मदद करो। अगर तुम हाँ कहोगे तो मैं पूरे नेदर पैलेस को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सब कहते हुए वो लिनफेंग के कंधे पर आ गया। ये देखकर शाओटियन जो अभी सो रहा था वो फौरन से जलन के मारे उठ खड़ा हुआ और वो इस बंदर से कहने लगा, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें तुमसे मैच नहीं करती, क्या तुम नेदर पैलेस के एंसेस्टर को हरा सकते हो? ये कहते हुए वो इस बंदर को मारकर लिनफेंग से दूर कर देता है। शाओटियन की बात सुनकर ये बंदर कहने लगा, अब तक तो नेदर पैलेस के एंसेस्टर मर भी गया होगा, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे भी नेदर पैलेस में उसके अलावा कोई भी नहीं जो मुझे टक्कर दे सके। मैं चाहूँ तो चुटकियों में ही पूरे नेदर पैलेस को मसल के रख सकता हूँ। उसके इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी लिनफेंग उसकी डील को एक्सेप्ट नहीं करता। ये देखकर बंदर समझ चुका था कि लिनफेंग उससे भी ज्यादा होशियार है, इस वजह से वो फौरन से लिनफेंग के पास आकर उससे कहने लगा, देखो अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही खास ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सिखाऊंगा, जो कि एक बहुत ही सीक्रेट एंसेस्ट्रल टेक्निक है, जिसको 72 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कहा जाता है। इसको सीखने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, सच कह रहा हूँ। 72 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का सुनके तो थंडर ड्रैगन हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत ही लिनफेंग से कहता है, जल्दी से तुम हाँ कह दो। थंडर ड्रैगन की बात सुनकर लिनफेंग फौरन से इस बंदर का डील एक्सेप्ट कर चुका। ये देखकर ये बंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो खुशी के मारे लिनफेंग को हाई फाई करता है, जिसके बाद वो लिनफेंग के कंधे पर बैठकर शाओटियन को मुस्कुराते हुए चिढ़ाने लगा। जो देखकर तो शाओटियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो गुस्से से कहने लगा, कमीने बंदर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दरअसल शाओटियन इस बंदर के साथ इस तरह से इसलिए बिहेव कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लिनफेंग के सामने उसकी जगह ले लेगा। उसी वक्त लिनफेंग इस बंदर से सवाल करते हुए पूछने लगा था, सीनियर चलिए बताइए कि मैं आपके बाकी के रिमेनिंग सोल्स को कैसे ढूंढूंगा? तो ये बंदर बताता है कि जब मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी तब मैंने अपनी सोल के 4 टुकड़े करके उसे इमॉर्टल स्टोन के 4 टुकड़ों में छुपा दिया था, जिनमें से एक तो पहले ही तुम्हें मिल गया है। बस अब बचे हुए 3 और सोल्स को हमें ढूंढना है, जिसके बाद तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो लिनफेंग कहता है, ये तो ठीक है लेकिन मैं ढूंढूं किधर? जिस पे मंकी जवाब देता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि बाकी के 3 सोल्स भी यहीं कहीं आसपास है, इसलिए तुम्हें उन्हें ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो सुनते साथ ही लिनफेंग ने फौरन से मंकी किंग के हेयर को समन करते हुए उसे अपने पास रख लिया। हालांकि ये बंदर इस हेयर को लिनफेंग को देना नहीं चाहता था। अब लिनफेंग बंदर से कहने लगा, सीनियर आप यहाँ पर रहकर खुद को रिकवर करो, तब तक मैं आपके बाकी के बचे हुए रिमेनिंग सोल्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जो कहते साथ ही लिनफेंग जेट बटरफ्लाई से बाहर आ गया, जहाँ पर आते साथ ही प्रिंसेस वो लिनफेंग से पूछने लगी, क्या उसे इस स्टोन से कुछ मिला? तो लिनफेंग कहता है, इस स्टोन से मेरी कल्टीवेशन को कोई फायदा तो नहीं हुआ, मगर मैं अपने एक पुराने दोस्त के डिसेंडेंट से मिला। अभी लिनफेंग का ये कहना ही था कि तभी बटरफ्लाई क्लैन के ऊपर हमला हो जाता है और ये अटैक स्काई वुल्फ क्लैन के लोगों ने किया था। दरअसल ये लोग यहाँ पर अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए आए हुए हैं। इन लोगों को यहाँ पर रोकने के लिए लिटिल बटरफ्लाई का अंकल यहाँ पे कोशिश तो करता है, मगर वो इसमें नाकाम हो जाता है क्योंकि सामने वाली पार्टी की स्ट्रेंथ इससे कई गुना ज्यादा थी।
और अब इन वुल्फ्स का एक बहुत ही खतरनाक अटैक आकर इसे हिट होने वाला था, जो देखकर तो इसका साथी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। वो कहने लगा 13 ब्रदर जरा संभल के। उसके ये कहते ही हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इमॉर्टल मंकी का कैरेक्टर कैसा लगा।